हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी। हमारी जो मैथ्स की सीरीज़ चल रही थी उस पर हमने 2018 के सारे पेपर सॉल्व कर लिए थे। मतलब उस पर हमने मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम 2017 के जो भी पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, खुद बन जा रहा है आपसे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो मत देखना, लेकिन यदि आपको कहीं पे दिक्कत है तो फिर वीडियो को देखो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको दिया। अब देखो 2018 में जो भी हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उनका यदि पैटर्न यदि देखोगे तो सेम था। अब 2017 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे उनमें मैथ्स का जो पैटर्न होगा वो सेम होगा, है ना। तो एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपको? सिंप्लीफाई करने के लिए बोला, मतलब ये आसान क्वेश्चन है, ये सबसे बन जाता है ना। 6/5 ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1/3 माइनस 2/5। इसको सॉल्व कर लें, यदि हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा, एलसीएम लेने पर 3 आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा ये 7 - 3 तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे हम तो कितना आ जाएगा? ये 15। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18। ये कितना हो जाएगा आपका? यह जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? यह जाएगा आपका 20। इसको सॉल्व कर लो कितने हो जाएगा? -5 - 6 11। 11 यहाँ पर यह जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? 7 + 20 मतलब 27/15। 27/15 है ना। ऑप्शन पे है क्या? अच्छा, इसको हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये आपका 3 से हम इसको डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? 9 और ये हो जाएगा आपका 5। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा 9/5। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है 32A। ये एक संख्या है, इस संख्या को आपको क्या करना है? 9 से विभाज्य है। ये जो संख्या है हमारी, ये संख्या क्या है? 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है। तो इस कंडीशन पे हमको बताना है कि इस a की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए आपको एक 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, है ना। और इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं, किस तरीके से करेंगे देखो। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है आपको कि इन सबको यदि आप जोड़ते हो, है ना। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? यदि आप इन संख्याओं को जोड़ते हो तो आपकी जो भी संख्या होगी वह या तो वो 9 होगी या तो 9 का मल्टीपल होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये 5 बन रहा है। 5 में यदि आप 3 जोड़ते हो कितना आएगा? 8, मतलब ये तो आंसर नहीं है। ठीक है, 6 यदि जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 और ये हो जाएगा 6 तो यह जाएगा 11, मतलब ये भी आंसर नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट यदि हम देखते हैं 9 को यदि हम जोड़ें तो कितना जाएगा? ये जाएगा 14, मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो बचा क्या? 4 को आप जोड़ के देख लो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 9 और 9/9 मतलब 1, मतलब इस 9 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा? 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका? -1/3 की पावर -4 इंटू -1/3 की पावर -4 को धनात्मक घातांक के मतलब पॉजिटिव डिग्री के साथ एक परिमेय संख्या की घात के रूप में व्यक्त करना है। मतलब हमको पॉजिटिव के रूप में, पॉजिटिव संख्या के पॉजिटिव घनांक मतलब धनात्मक घनांक के रूप में, घातांक के रूप में हमको क्या करना है? इसको व्यक्त करना है। ठीक है, देख लेते हैं हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -1/3 मतलब हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं 1/3 की पावर -4। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा -4 तो ये कितना आ जाएगा आपका? -8। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर -8 डिवाइड बाय 3 की पावर -8। तो ये तो आपका 1 ही हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 8, है ना। तो 3 की पावर 8 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है 2017 के। ठीक, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? उस बिंदु को बताएं जो एक ग्राफ के पहले चतुर्थांश में अवस्थित होता है ना। मतलब हमको बताना है इन पॉइंट्स में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि हमारा क्या है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। तो यहाँ पर देखो हमको ये पता है, ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन 2017 में भी आए हुए हैं। ये होता है आपका पॉजिटिव, ये होता है आपका पॉजिटिव, ये होता है आपका नेगेटिव, ये होता है आपका नेगेटिव। मतलब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्स वाई। ये क्या हो जाएगा? एक्स क्या है? माइनस, वाई क्या है? पॉजिटिव।
ठीक। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो एक्स क्या पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखो हमसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये होता है आपका फर्स्ट, ये होता है आपका सेकेंड, ये होता है आपका थर्ड और ये होता है आपका फोर्थ। अब यहाँ पर देखो प्लस प्लस चाहिए तो प्लस प्लस किस में है, इस पर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक बक्से में 1 2 3 मतलब ऐसे आपके 25 तक 1 2 3 से लेकर आपके 25 तक अंकित गेंदें हैं। मतलब आपकी कुल मिला के यदि हम बात करते हैं तो एक बॉक्स है, एक बॉक्स में आपकी 25 गेंदें हैं जिस पर लिखा हुआ है 1 से लेकर 25 तक। यदि बक्से से यादृच्छिकता से एक गेंद चुनी जाए, मतलब उस बक्से में से एक हमको क्या करना है, गेंद को चुनना है और चुनी गेंद पर अंकित संख्या, जो भी गेंद हम चुन रहे हैं उस पर आपको क्या करना है, उस पर या तो क्या आए, अच्छा अथवा लिखा 5 आए अथवा 7 आए, मतलब सॉरी 5 या 7 आए नहीं, 5 या 7 से वो संख्या क्या होगी आपकी, विभाज्य होगी। तो इसकी प्रायिकता क्या है। अब देखो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोबेबिलिटी की यदि हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। हमने ये भी देखा था कि जहाँ पर एंड होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और जहाँ पर हमारा और आएगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, अथवा, मतलब या, ठीक है। हमारे पास टोटल यदि बॉल की संख्या यदि हम बात करते हैं, टोटल बॉल कितनी है हमारे पास, 25, ठीक है। इस 25 में से हमको सिलेक्ट करना है, इस 25 में से हमको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, आपके पास जो बॉक्स है उसमें 1 से लेकर कहाँ तक की संख्या है आपकी, 25 तक। अब यदि मैं इससे 5 से डिवाइड वाली संख्याओं को काउंट करूँ तो 5 से डिवाइड वाली संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, कितनी संख्या हो जाएंगी टोटल, 5 10 15 20 25, मतलब टोटल कितनी संख्या आ जाएंगी, टोटल जो नंबर से जाएंगे वो कितने होंगे, 5, ठीक। टोटल जो नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे, 5। तो 5 वाले कितने हो जाएंगे, 5/25। अच्छा यहाँ पर क्या बोला है, अथवा बोला, मतलब और मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस, या तो वो संख्या क्या होनी चाहिए आपकी 7 से। तो यहाँ पर भी टोटल आउटकम कितने हैं, 25। अब यहाँ पर 7 से डिविजिबल कितनी हो जाएंगी, 3 संख्या आ जाएंगी जो 7 से डिविजिबल होंगी, है ना। 7 से डिविजिबल वाली कितनी संख्या हो जाएंगी, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 21 हो जाएगा, ये 3 संख्याएँ होंगी, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/25। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 25, ऊपर आ जाएगा 8, तो 8/25 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ने पर, है ना, एक व्यक्ति की आय जो है वो 10% बढ़ा दी गई है, तो कितनी हो गई है आपकी, 44,000 हो जाती है। तो वास्तविक आय ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 10% बढ़ा दी गई। नॉर्मल यदि हम परसेंटेज जब सॉल्व करते हैं तो कोई भी संख्या क्या होती है, 100% होती है। जब उसकी जो आय है उसको क्या कर दिया, 10% बढ़ा दिया। 10% बढ़ा दिया मतलब कितनी होगी आपकी, 110%, और 110% किसके बराबर है, 44,000 के। तो 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 400, है ना। हमको निकालना है वास्तविक संख्या की, वास्तविक आय मतलब जो आपकी रियल इनकम होगी वो क्या होगी आपकी, 100% होगी, है ना। तो 100% कितना हो जाएगा आपका, 40,000। तो 40,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में, हाँ 40,000 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, धातु की एक चादर से बने बेलनाकार टंकी की त्रिज्या। अच्छा यहाँ पर किसकी बात हुई है, सिलेंडर की। तो मैंने बताया आपको सिलेंडर के, सबसे पहले तो आप क्या कर लो, फॉर्मूले लिख लो। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, ये यहाँ पर लिखने का मतलब ये है, यहाँ पर यूज़ हो सकता यूज़ ना हो, लेकिन आपको याद हो जाएगा, है ना। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सर्कल इंटू एच, है ना। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 2πr/h, है ना। यदि मैं सर्कल की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये सर्कल हो गया, और इसका हमको लेटरल सरफेस एरिया लेना है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो पैरामीटर, सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, 2πr, और ये हो जाएगा h, तो ये हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। ऐसे यदि हम बात करते हैं, हमको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टोटल सरफेस एरिया। अब यदि हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में देखो आपका ये तो आएगा ही आएगा 2πr/h, है ना। ये तो आपका आएगा ही आएगा, साथ में आपका क्या हो जाएगा, साथ में आपका हो जाएगा जो नीचे वाला सर्कल है और जो ऊपर वाला सर्कल है उसको भी काउंट करना पड़ेगा। कितने सर्कल हैं, 2 सर्कल हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2πr², है ना।
ये मैंने याद करने का तरीका बता दिया आपको। आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, आपने इस तरीके से भी याद किया होगा इस फार्मूले को। 2 को आपने क्या कर लिया, 2 पाई को आपने बाहर ले लिया, आर को भी बाहर ले लिया, ये क्या बचेगा आपका एच प्लस आर। ठीक, इस तरीके से। तो ये वाला फार्मूला भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, वॉल्यूम का फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं हमको क्या क्या दिया है। सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है जिसकी रेडियस हमको पता है। रेडियस कितनी है आपकी, रेडियस आपको गिवन है 1.3 मीटर की। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं इसकी हाइट कितनी गिवन है, तो हाइट गिवन है 1.5 मीटर की। ठीक है, धातु की चादर की, मतलब कितनी धातु की चादर, मतलब हमको ये सिलेंड्रिकल जो है हमारी, जो हमको ये पूरा टैंक बनाना है सिलेंड्रिकल, है ना, ये जो सिलेंड्रिकल टैंक हम बना रहे होंगे तो इसके लिए हमको कितनी सीट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, यदि हम ये टैंक बनाएंगे तो कितने, तो हम इस पर क्या ले लेंगे, जो टोटल हमको लगने वाला है वो क्या लगने वाला है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, बस फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर यदि आपको याद है तो 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, आर की वैल्यू है 1.3, मतलब इसको मैं 13/10 लिख सकता हूँ। और ये जो, अच्छा पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, आपका फार्मूला तो लिखा ही है, 2 × ये क्या हो जाएगा 22/7। आर की वैल्यू क्या है 1.3, मतलब इसको मैं 13/10 लिख देता हूँ, प्लस इसको जोड़ लो इन दोनों को तो क्या हो जाएगा 1.3 + 1.5 तो क्या हो जाएगा 2.8, मतलब 28/10। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको डिवाइड कर लो। तो इसको यदि हम देखें तो हम इसको काट सकते हैं, ये हो जाएगा 4 से कट जाएगा ये। ठीक, इसको 100 को नीचे ही रहने दो, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपका 88 × 2 × 13। ठीक है, 88 अच्छा इसको आगे कर लो, 88 × 26। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, 88 × 26। तो 26 का यदि 8 बार मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका कितना जाएगा, 26 का 8 पर मल्टीप्लाई करोगे तो यह जाएगा 208, है ना। फिर इसका फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फिर से आपका 208, मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 8 ही आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8822। तो कितना जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, यह जाएगा 2288 डिवाइड बाय कितना है आपका 100। तो 100 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 22.88। किस पे है वैल्यू, सेंटीमीटर में या मीटर में, तो आपका ये मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, है ना। तो आपका है क्या 22.88, हाँ 22.88 आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसका ये आपको बन गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी आसान है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपका, सिलाई मशीन है आपके पास के अंकित मूल्य पर 5% की छूट पेश की गई है। यदि वैट जो जीएसटी यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है एक वैट टैक्स लगता है ना, लगता था। तो यदि वैट 8% की दर से लागू होता है तो आपका कितना हो जाएगा, 12,500 रुपये अंकित मूल्य वाली सिलाई मशीन को खरीदने पर भुगतान की गई राशि। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है जिस पे आपको बोला है कि एक सिलाई मशीन के अंकित मूल्य पर हम सबसे पहले क्या की 5% की छूट दी गई, फिर उस पर क्या लगा 5% का फिर से उस पर टैक्स लग गया। टैक्स लागू होने के बाद वो आपको कितने की पड़ रही है, 12,500 की अंकित मूल्य वाली सिलाई। अब यदि हम क्या कर रहे हैं, सिलाई मशीन 12,500 रुपये अंकित मूल्य वाली सिलाई मशीन को खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि, मतलब कितना, जब उस पर 5% टैक्स लग गया प्लस 8% रुपये का उस पर क्या हो गया, सॉरी 5% की उस पर क्या मिली है, छूट मिली है। 5% की क्या मिली है, छूट मिली है। उसके बाद उस पर क्या लग गया है, टैक्स लग गया है कितना, 8% का, है ना। तो जो 12,500 रुपये की जो अंकित मूल्य की थी तो वो आपको एक्चुअली में कितने की पड़ रही है ये आपको बताना है। सिलाई मशीन को खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि, मतलब आप गए हो उसको खरीदने के लिए और इस पे जो अंकित मूल्य है वो 12,500 रुपये। इस पर यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले 5% की छूट दी। इसके बाद यदि हम बात करते तो उसमें क्या टैक्स लगा दिया, 8% वैट टैक्स लगा दिया। उसके बाद हमको बताना कि ये कितने की पड़ रही है आपकी। तो सबसे पहले यदि हम बात करते तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, सबसे पहले ये इसकी जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 12,500। ठीक है, इस पर कितने परसेंट की छूट मिली है, इस पर आपको 5% की छूट मिली। ठीक है, 5% की जब आपको इस पर छूट मिली तो 5% यदि मैं बात करता हूँ 12,500, ये अपने आप में कितना है 100% है। यदि इसका 5% निकालना तो 10% कितना हो जाएगा 1250, ये इसका क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। इसका 5% निकालोगे तो 5% कितना हो जाएगा, ये 625 है ना, तो -625। तो फाइनली ये आपको कितने की पड़ रही है, 12,500 में से यदि आपने 625 रुपये घटा दिया तो आपके पास ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपके पास 11,875, इतना बचेगा, है ना।
अच्छा, इसके बाद बोल रहा है इस पे क्या किया है, इस पे 8% का वैट टैक्स लगा हुआ है। इस पे आपका क्या लगा हुआ है, इस पे आपका लगा हुआ है 8% का टैक्स। जब इस पर 8% का टैक्स लगा है तो आप क्या कर सकते हो, 11,875 जो है इसका आप निकाल लो, ये अपने आप में 100% है, इसका 8% आपको निकालना है ना, इसका 8% आपको निकालना है। तो इसका 10% कितना हो, या 1% निकाल लो सबसे पहले, फिर उस पर 8 का मल्टीप्लीकेशन कर देना। तो इसका 1% कितना हो जाएगा, इसका 1% हो जाएगा 118.75। अब आपको निकालना है 8%, आपको निकालना है 8%। तो 8 से आप क्या कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसको दशमलव हटा दिया तो डिवाइड बाय 100 तो आएगा ही, तो लास्ट में डिवाइड कर देंगे हम 100 से। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8 8 कितना हो जाएगा ये 56 5 और ये हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा आपके पास ये जाएगा आपके पास, डिवाइड कर दिया इसको 100 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 8% आ जाएगा 950। तो 950 रुपये इस पर क्या कर दो, प्लस कर दो। तो इस पर 11,875 रुपये में आपने 950 रुपये प्लस कर दिया, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12,825 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा, इस कीमत में आपको वो मशीन पड़ने वाली है। तो 12,825 क्या हो जाएगा इसका आंसर। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे पहले क्या था, 12,000 ये आपका अंकित प्राइस था, है ना, तो मार्क प्राइस था ये आपका 12,500। इस पर 5% की छूट मिली तो 625 रुपये कम हुए, तो ये आपका कितना हो गया 11,875 रुपये। फिर इस पर 8% का और टैक्स लगा दिया गया। जब इसमें 8% का टैक्स लगाया तो 11,875 का 8% कितना होता 950। इसको हमने प्लस कर दिया तो आपका कितना आ गया 12,825। 12,825 रुपये की हमको ये मशीन क्या हुई, पड़ी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। अब पूर्ण घन नहीं है तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो ऑप्शन से देखो इसको 27 3 की पावर यदि 3 करते हो तो कितना आता है आपका 27 आता है। 8 की पावर यदि आप 3 करते हो तो कितना आता है, सॉरी 4 की पावर यदि आप 3 करते हो तो आपका कितना मिलता है 64 मिलता है। अच्छा 6 की पावर यदि आप 3 करते हो तो आपको क्या मिलता है 216, है ना। 432 किसी का भी आपका घन नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो सीधे सीधे से देख के बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करते हैं तो ये इसको भी सीधे सीधे से ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या लिखी हुई है, संख्या लिखी हुई है 6x -4 और आपको बताना है इसको जोड़ना, इसको जोड़ना है, जोड़ के बताना है आपको, इसको आपको जोड़ के बताना है किस संख्या के साथ 3x² + 12x। अब देखो यहाँ पर सारी की सारी जो संख्याएं लिखी हुई हैं ये अलग लिखी हुई है, ये अलग लिखी हुई है, ये अलग लिखी हुई है, ये अलग लिखी हुई है। तो आप सीधे सीधे पहली संख्या को जोड़ लो। यदि आपने इसका मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ तो 6x² हो जाएगा और बाकी ये 3x² है। तो 6x² = 6x² + 3x² करोगे तो क्या आ जाएगा 9x²। तो 9x² आपके सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है ये रेगुलर पॉलीगॉन का क्वेश्चन है, रेगुलर पॉलीगॉन का। अब इसके लिए कुछ फॉर्मूले देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये किसका क्वेश्चन है आपका रेगुलर पॉलीगॉन का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समबाहुभुज कि एक कोण की माप कितनी दी हुई है 160 डिग्री। तो बहुभुज में कितनी भुजाएं, नंबर ऑफ साइड्स बतानी है आपको, है ना। तो ये आपका ये कुछ इस तरीके से हर एक चीज़ ये जो है आपका जिस पे 3 से ज़्यादा साइड्स होंगी वो आपकी बेसिकली क्या है, वो आपका बहुभुज ही तो है, वो आपका बहुभुज ही तो है ना। ये अंतः कोण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इसका बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपका रेक्टेंगल है, मान लो रेक्टेंगल ले लिया तो ये इसका क्या हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से। तो ये इसके अंतः कोण हो जाएंगे और ये इसके क्या हो जाएंगे बाह्य कोण हो जाएंगे। अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना दिख रहा है आपको 180 डिग्री का दिख रहा है ना। ये भी आपका क्या है पॉलीगॉन, है ना, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है आपका, ये इसका ये आंतरिक कोण ये हैं, ये इसके आंतरिक कोण हैं और ये आपका क्या है बाह्य कोण। तो इनका सम आपको कितना दिख रहा है 180 डिग्री दिख रहा है। अच्छा, इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आप नोट कर लो चाहो तो, इससे क्वेश्चन यदि आएंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। यदि हम बात करते सबसे पहले
सम ऑफ इंटीरियर एंगल, है ना, अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग कितना होता है रेगुलर पॉलीगॉन के लिए? हम किसकी बात कर रहे हैं? रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ पर n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, इस पे हर एक एंगल की बात हो रही है। तो ये कितना होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है आपका n-2 डिवाइड बाय n इंटू 180 डिग्री। ये तो हमने बात कर ली किसकी? इंटीरियर के लिए। ऐसी यदि हम बात करें एक्सटीरियर के लिए, तो एक्सटीरियर के लिए भी आपको याद रखना है कि जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा, मतलब जैसे मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा? इन सब का सम जो होगा एक्सटीरियर एंगल का वो 360 होता है। कितना होता है? 360। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है आपका 360 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन निकाला इंटीरियर के लिए, ऐसे यदि हम एक्सटीरियर के लिए निकालना चाहें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 360 डिवाइड बाय n, जहाँ पर आपको n पता है, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है ना। अच्छा, कई बार इस पर नंबर ऑफ डायगोनल काउंट करने के लिए आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल का यदि फॉर्मूला लिखोगे तो n-3 डिवाइड बाय 2। तो ये सारे फॉर्मूले यदि आपने अभी याद कर लिए तो पॉलीगॉन से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये बन जाएगा। हमको यहाँ पर निकालना है, एक आपको दिया हुआ, इस पर यदि कोई एंगल की बात नहीं, मतलब इसने क्या बोला है? इंटीरियर एंगल। यदि एंगल कोई सा लिखा नहीं है मतलब आप समझ जाओ ये इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है ना। एक समबाहुभुज के एक कोण की माप कितनी है? 160 डिग्री है। तो बहुभुज में कितनी आपकी साइड्स होंगी ये आपको निकालना। मेरे ख्याल से इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, है ना। तो हमको हर एक एंगल कितना दिया हुआ? हमको एंगल दिया हुआ 160 डिग्री। हमको एंगल दिया हुआ कितना? 160 डिग्री। n-2 डिवाइड बाय n इंटू 180 डिग्री। अच्छा, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लेंगे तो हम कितना आ जाएगा? ये हम इस 0 से इसको काट दे रहे हैं और ये किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 9, है ना। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। अच्छा, ये हो जाएगा आपके पास 8n इक्वल टू 9n माइनस 18। तो इसको इस साइड लेके आ जाओ, 18 को मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 है क्या ऑप्शन पे? हाँ, 18 है हमारे ऑप्शन पे। तो यहाँ तक के सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। हमको संख्या दी हुई है और इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक बताना है। ठीक है, इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक आपको बताना। तो संख्या का वर्ग करोगे तो आप सीधे सीधे से आपको इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट बतानी, तो सीधे सीधे 4 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का अंतर हमको कितना दिया है? 69। इन पूर्णांकों का अनुपात, मान लो संख्या XY है हमारे पास और इनका जो अनुपात है वो हमको दिया है 2:5। इनके बीच का अंतर कितना बोला है? इनके बीच का अंतर है 69, है ना। इनके बीच का अंतर जो डिफरेंस है इनके बीच का वो कितना है? 69। अब यदि हम एक्चुअल में देखें तो इनके बीच का अंतर कितना हमारे पास? 5 में से 2 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा? 3। लेकिन हमको ये बोल के कितना रखा है? 69। तो हमको बताना है इन पूर्णांकों का योग कितना आएगा। ठीक है, इन पूर्णांकों का योग कितना आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा आपका। यहाँ पर यदि हम एक डिजिट की बात करें तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? आ जाएगी 23, है ना। अब यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास? इस पे आप 23 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पे आप 23 से मल्टीप्लाई कर दो 5 पे, तो आपको दोनों संख्या पता चल जाएंगी। दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगी कि इनका योग कितना आएगा। तो इसको यदि आपने मल्टीप्लाई किया तो पहली संख्या क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई आपके पास 46 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 115। ठीक है, तो आपकी ये संख्या पता चल गई आपको। ये टोटल संख्या कितनी आ गई आपके पास? x आ गई आपके पास 46, y आ गई आपके पास 115, है ना, 115। तो इनको आप प्लस कर दो क्योंकि हमको इनका योग पूछा है। तो योग करने पे कितना जाएगा आपका?
5 6 और ये हो जाएगा 161। तो 161 आपके ऑप्शन में है क्या? हाँ ऑप्शन में है, 161 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों का सम कितना आपके पास? 7। तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो 23 के साथ, तो कितना जाएगा? ये 1 और ये हो जाएगा 161। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा हो, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कितना है? 3 का है, और इनका जो डिफरेंस है इनको यदि आप सम करोगे तो कितना जाएगा? ये 7 आ जाएगा, है ना। और आपको गिवन क्या है? ये 69 आपको गिवन है, 69 आपको क्या है? गिवन है। तो 3 के लिए वैल्यू इतनी है, तो 1 के लिए क्या हो जाएगी? 23। तो 23 का मल्टीप्लाई कर दो 7 के साथ, तो आपको मिल जाएगा 161। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? आपको बोला है पुरुष मेल 12 पुरुष कार्य के एक हिस्से को 24 दिन में पूरा करते हैं। एक काम का हिस्सा है जिसको 12 लोग करते हैं, तो कितना दिन लगा देते हैं? 24 दिन लगा देते हैं। तो उसी कार्य के समान हिस्से को, जितना यहाँ पर काम हुआ था उसी कार्य के समान हिस्से को 8 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो कितने दिन में करेंगे? तो आपको ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ पर MDH मसाले आपने सुना होगा ना। तो MDH डिवाइड बाई W, MDH डिवाइड बाय W, यहाँ पर 1 कर लो, यहाँ पर 2 कर लो, है ना। तो इस तरीके का आपने फॉर्मूला पहले भी सुना होगा, ठीक। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं M क्या है? मैन, मतलब कितने लोग हैं। D क्या है? डे। और यदि R की बात करें तो ये R हो जाएगा। W क्या हो जाएगा आपका? कितना काम हुआ, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमको बोला है कितने लोग दिए हुए हैं? 12। उसके बाद कितने दिन दिए हैं? 24। काम कितना हो रहा है? सपोज दैट काम हो रहा है हमारा, एक हिस्सा इसका हो रहा है 1 ही है वो, है ना। काम के बारे में कुछ बताया नहीं कितना काम है, तो हमने उसको 1 ले लिया। इक्वल टू दूसरे साइड से यदि हम बात करते हैं तो उसी कार्य के समान हिस्से को करने के लिए कितने लोग चाहिए हैं? हमको 8 लोग चाहिए हैं। कितने दिन में काम करना है, यही चीज़ हमको कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर भी काम हमारा सेम है, तो हमने 1 से 1 को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू तो हमको गिवन ही नहीं है, तो ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। तो इसको आप काट दो इससे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इससे काट दो तो ये आपका आ जाएगा 3। ये तो आपका 12 है, तो आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 36 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।